जय हिंद और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और साथियों, हम शुरू कर चुके हैं बोर्ड एग्जाम परीक्षा की तैयारी। बोर्ड एग्जाम परीक्षा की तैयारी को लेकर हम आए हैं कक्षा 10वीं क्लास को लेकर, यानी क्लास 10th में हम लोग लेके आए हैं सोशल साइंस को। पूरे चैप्टर को बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया जाएगा जिससे आपका आने वाला हर एक क्वेश्चन आपका बन सके, या ऑब्जेक्टिव हो, अति लघु उत्तरी हो या हो लघु उत्तरी प्रश्न। सारे प्रश्न आपके इस वीडियो से बनने की पूरी संभावना है। तो हम लोग चैप्टर 3 का शुरू करेंगे सेकेंड पार्ट, यानी कि हम जो चैप्टर 3 है इसका हम लोग सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इससे आपको वीआईपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इसी थ्योरी से मिलने वाले हैं। तो चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छे प्रकार के आपका नोट्स तैयार किया गया। बहुत रिसर्च करने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम के लिए नोट्स तैयार किया गया। आप ऐसे ही हैंड रिटेन आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही सुंदर राइटिंग में। ठीक है, तो आगे हम पढ़ना क्या, पार्ट 2 हम शुरू करेंगे। और पार्ट 2 में हमें पढ़ना है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। ये एनसीईआरटी आधारित होगी और हिंदी मीडियम में सारी आपकी क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध होगी। हिंदी मीडियम में सारी क्लासेस उपलब्ध होगी और पूरी की पूरी हम आपकी यहाँ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था पढ़ना है। तो इसमें जो हमारा प्रश्न बनता है वो अब मुख्य बिंदुओं को हम समझते हैं जिससे हमारा प्रश्न बनता है। प्रथम विश्व युद्ध में मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था और इस समय के दौरान दुनिया ने आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता और एक दयनीय युद्ध का अनुभव किया। पूरी दुनिया ने अनुभव कर लिया किसी आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता और दयनीय युद्ध का अनुभव किया। और प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के बीच लड़ा गया था। एक सहयोगी थे जिसको मित्र राष्ट्र भी कहते हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और बाद में क्या हुआ 1917 में अमेरिका आके इसमें मिल जाता है। जो युद्ध का जो समय अवधि होता है और बढ़ जाता है। और जो इसके विपरीत थे, अपोजिट थे, इनका नाम था केंद्रीय शक्तियाँ। केंद्रीय शक्तियाँ में जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया थी, हंगरी थी और ऑटोमन तुर्की थे। ये दो गुटों में युद्ध चल रहा था। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था केंद्रीय शक्तियाँ। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और बाद में यानी कि 1917 में अमेरिका आ जाता है और युद्ध की जो समय अवधि होती है ये बढ़ जाती है। वहीं हम बात करें केंद्रीय शक्तियाँ की, तो केंद्रीय शक्तियाँ में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन और तुर्की आ जाते हैं। ये युद्ध कितना 4 वर्षों तक चला, यानी कि 1914 से 1918 के बीच, यानी कि 4 वर्षों तक चला। ये युद्ध 4 वर्षों तक चला। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला। अब युद्धकालीन रूपांतरण क्या हुआ इसके बारे में हम आगे समझेंगे कि युद्धकालीन क्या रूपांतरण हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप और फेसबुक की स्टेटस पे एक बार जरूर लगा दे, ताकि इस वीडियो का लाभ, इस एजुकेशन का लाभ, इस पढ़ाई और शिक्षा का लाभ उस हर व्यक्ति को मिल सके जो पैसा की कमी की वजह से, जो जिनकी घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर की वजह से वो कभी कोचिंग नहीं जा पाते हैं, अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ नहीं पाते हैं। उनके लिए आपके लिए बिल्कुल फ्री सेवा है। यहाँ आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है। या तो क्लास की बात करें, क्लास के साथ अगर हम बात करें या नोट्स की बात करें, सब कुछ आपको क्लास, बोर्ड नोट्स और हैंड रिटेन नोट्स सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वहाँ आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पर डे क्लास का जो नोट्स होगा शाम को 7 बजे अभी क्लास होती है और सुबह 9 बजे, यानी कि दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक आपका जो PDF नोट से आपको अपलोड कर दिया जाता है। तो आगे हम बात करें तो पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को कई मायनों में झकझोर कर रख दिया था। लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे। 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। मरने वाले या अपाहिज होने वाले में ज़्यादातर लोग उस उम्र के थे
जब आदमी आर्थिक उत्पादन करता था, मतलब कि ये नवयुवक थे जो अपाहिज थे या अधिक मारे गए थे। इससे यूरोप में सक्षम शरीर वाले कामगारों की भारी कमी हो गई। परिवार में कमाने वालों की संख्या कम हो जाने के कारण पूरे यूरोप में लोगों की आमदनी घट गई। जब घर कोई कमाने वाला नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपकी आमदनी घट जाती है। और इस युद्ध में लगभग 90% युवा ही क्या कहें, या तो मारे गए या तो अपाहिज हो गए। ज़्यादातर पुरुष को युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा, लिहाजा कारखानों में महिलाएं काम करने लगी। अगर पुरुष युद्ध में चले गए तो महिलाएं क्या की, कारखानों में काम करने लगी। जो काम पारंपरिक रूप से पुरुष के काम माने जाते थे, अब उन्हें महिलाएं भी कर रही थी, या तो मजबूरी कहिए, यूरोप की मजबूरी कहिए, क्योंकि पुरुष चले गए युद्ध में तो कारखाने में कौन काम करेगा, तो महिलाएं मजबूरन काम करने लगी। लेकिन माना जाता था कि ये काम पुरुषों के लिए ही बना है। इस युद्ध के बाद दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच संबंध टूट गए। ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा। इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार और अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया, यानी कि अमेरिका विश्व के बहुत सारे देशों को क्या किया, कर्जा देना शुरू कर दिया। अब विदेशी सरकारों और लोगों की अमेरिका में संपत्ति की तुलना में अमेरिकी सरकार उसके नागरिकों की विदेशों में ज़्यादा संपत्ति थी, यानी कि और देशों से अधिक संपत्ति किसके पास थी, अमेरिका की थी, अमेरिका के लोगों की थी। अगर ये हम बात करें तो अब हम पढ़ेंगे युद्धोत्तर सुधार। युद्ध में क्या क्या सुधार हुए, इन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न की बात करें या बात करें बहुविकल्पीय की, या हम बात करें लघु उत्तरी प्रश्न की, सारे चीज़ों को आपको इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है उसको सर्कल कर दिया जाता है, आप उसको अच्छे से देख भी सकते हैं। अब बात करें, जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था तब जापान और भारत में उद्योग का विकास हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने में परेशानी होने लगी। साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में अक्षम पड़ रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्जा लग चुका था, क्योंकि अमेरिका ने से कर्जा कौन ले लिया था, ब्रिटेन ले लिया था। युद्ध के समय ब्रिटेन में चीज़ों की मांग तेजी आई, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद मांग में गिरावट आई और युद्ध के बाद ब्रिटेन की 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी वीआईपी क्वेश्चन, कितने परसेंट, 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप यानी गेहूं का मुख्य निर्यातक था, लेकिन युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के युद्ध में शामिल होने की वजह से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं का मुख्य निर्यातक के रूप में उभरे थे। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, पूर्वी यूरोप ने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। इसके कारण बाजार में गेहूं की अधिक खेप आ गई और कीमतों में भारी गिरावट आ गई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तबाही आ गई, क्योंकि जब मार्केट में कोई चीज़ प्रोडक्ट अधिक हो जाता है तो उसके दाम में कमी आ जाती है। जब दाम में कमी आ जाती है, सबसे अधिक नुकसान होता है वहाँ ग्रामीण किसानों को। किसको होता है, ग्रामीण किसानों को। अब बात करते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में युद्ध के बाद के झटकों से तेजी से निजात मिलने लगी और 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई। फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन किया। फोर्ड मोटर संस्थापक कौन है, हेनरी फोर्ड। ये भी आपको क्वेश्चन भी वीआईपी है, इसको भी क्या करेंगे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमतें घटी। अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे, इसलिए उनके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे थे। इससे विभिन्न उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी। कार उत्पादन 1919 में 20 लाख से बढ़कर 1929 में
50 लाख हो गया। अमेरिका का जो कार उत्पादन था 1919 में 20 लाख था, लेकिन 1929 आते आते यानी कि 9 सालों में 50 लाख हो गया। इसी तरह से बाजारी सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन आदि की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी। अमेरिका में घरों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और आसान किस्तों पर कर्ज की सुविधा के कारण इस मांग को हवा मिली। आसान किस्तों पर इस मांग को हवा मिली और इस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुशहाल हो गई। 1923 आते आते अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों को पूंजी निर्यात करना शुरू कर दिया और सबसे बड़ा विदेशी साहूकार बन गया। 1930 में अमेरिका सबसे बड़ा देश बन गया। साहूकार का मतलब होता है लोगों को कर्ज देने वाला। इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी सुधारने का मौका मिला और पूरी दुनिया का व्यापार अगले 6 वर्षों तक वृद्धि दिखता रहा। पूरी दुनिया का व्यापार अगले 6 वर्षों तक क्या हुआ? वृद्धि आपको दिखता रहा। अब हम पढ़ेंगे महामंदी के बारे में। युद्ध के बाद महामंदी कैसे आई, इनकी चीज़ों के बारे में समझेंगे। अगर आप कापी और पेन लिए हैं तो चीज़ों को नोट करते रहें, क्योंकि चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपको कापी पेन नहीं है, आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इसको PDF नोट्स पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां से जुड़ करके क्या करेंगे, आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके नॉलेजेबल है, आपके काम का वीडियो है, लगता है कि इससे आप कुछ सीख रहे हैं, आपको परीक्षा में कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो हर उस व्यक्ति के पास पहुँचे, हर उस विद्यार्थी के पास पहुँचे जो पैसों की कमी की वजह से कभी कोचिंग नहीं जा पाते हैं, पैसों की कमी की वजह से लाइब्रेरी नहीं जा पाते हैं। उनके लिए ये वीडियो जरूर शेयर कर दे, क्योंकि शिक्षा देश के लिए समर्पित होनी चाहिए और शिक्षा को व्यापार बनाना नहीं चाहिए। जो लोग शिक्षा को व्यापार बनाना चाहते हैं उनके लिए और उनके व्यापार में ऐसे तमाम जो टीचर होते हैं जो फ्री में क्लास देते हैं, फ्री में नोट्स देते हैं, उस व्यापार को कम करने यानी कि तोड़ने का कार्य करते हैं। क्योंकि शिक्षा से ही देश का विकास होने वाला है और शिक्षा महंगी हो जाएगी तो गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। जब गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो जब देश का विकास होगा तो वही विकास होगा जो पहले से विकसित था। विकास उसी का होगा जो पहले से विकसित था, और देश को विकास करने में गरीब से गरीब व्यक्ति का भी विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। ठीक है, तो सब लोग पढ़े, सब पढ़े, सब बढ़े और अच्छे से पढ़े, क्योंकि आने वाले आप भविष्य हैं, आप देश के निर्माता हैं। देश को बनाना, देश को चलाना आपके हाथ में है। अगर आप पढ़े लिखे मजबूत जानकार रहेंगे तो आने वाले जो नीति होगा, जो नियम होगा, उसमें अपने बुद्धि विवेक से बदलाव किया जाएगा और आने वाला जो समय है वो भारत पूरी दुनिया में परचम लहराएगा, क्योंकि हम लोग मेहनत करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। क्योंकि नॉलेज रहेगा तभी कुछ होगा, क्योंकि बिना मेहनत के और बिना नॉलेज के और बिना ज्ञान के किसी लड़ाई को लड़ने गए तो वहाँ निश्चित हार है, जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि नॉलेज चाहिए किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए, हाँ, उसके बारे में ज्ञान चाहिए, जानकारी चाहिए, और वो जानकारी, वो ज्ञान मिलेगी हमें पढ़ने से ही मिलेंगी। चलिए, तो महामंदी की हम लोग बात कर रहे थे। तो महामंदी की बात करें तो महामंदी की शुरुआत होती है 1929 से और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक यानी कि 1935 तक बना रहा। इस दौरान विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट हो गई। 1935 आते आते दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट हुई और युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जा भी ले लिया था। आपको पहले बता दिया गया है कि अमेरिका उस समय साहूकार बन गए थे, यानी कि दूसरे देशों को कर्जा देने वाला अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र बन चुका था। अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना
बंद कर दिया और हजारों बैंक दिवालिया हो गया। जब अमेरिका के उद्योगपति देखे कि अब क्या होगा, यूरोप में महामंदी आने वाली है, यूरोप में अकाल पड़ने वाला है, तो उन्होंने अपना क्या किया, बैंक को पैसा देना बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ, वहाँ पे हाहाकार मच गया। भारत और महामंदी, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे महामंदी के बारे में। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लाने के लिए कोशिश की जाएगी। जितना आपका अच्छा कमेंट रहेगा, जितना आपका लाइक रहेगा, उससे एक और ऊर्जा मिलेगी और उसी ऊर्जा के साथ और अच्छे अच्छे कंटेंट और बेहतर तरीके से आपके आगे प्रदर्शित किया जाएगा। आपके सामने एकदम आसान भाषा में चीज़ों को समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर हम बात करें 1928-1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। यानी कि गेहूं का दाम क्या हो गया, आधा हो गया। गेहूं का दाम आधा हो गया और किसानों और काश्तकारों को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हो गया। किसानों और कामगारों को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हो गया। महामंदी शहरी जनता एवं अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक थी। 1931 में महामंदी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर में गुजर रहा था। 1931 में जो महामंदी आती है, तो महामंदी शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या करती है, अपना असर दिखा देती है। अब विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कब होता है, युद्धोत्तर काल में। इसको हम आगे समझेंगे कि विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल में कैसे होता है, इसको हम लोग आगे समझने वाले हैं। चलिए, अगर बात करें युद्ध के बाद कौन कौन समझौते हुए, जो आपके अति लघुत्तरी में आपका ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि युद्ध के बाद कौन कौन से समझौते हुए। तो दूसरा विश्व युद्ध के पहले युद्ध की तुलना में बिल्कुल अलग था। इस युद्ध में आम नागरिक अधिक जनसंख्या में मारे गए थे और कई महत्वपूर्ण शहर बुरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में सुधार मुख्य रूप से दो बातें प्रभावित हुए थे। कौन कौन दो बातें? पहला, पश्चिम से अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक शक्ति के रूप में उदय हुआ, और दूसरा है सोवियत यूनियन का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में क्या हुआ, परिवर्तन आया। ये दो क्या हुए, महत्वपूर्ण सुधार हुए, जो मुख्य रूप से क्या हुए, प्रभावित हुए थे। विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें युद्ध के बाद संभावित सुधारों पर चर्चा की गई। उन्होंने दो बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया, जिन्हें नीचे दर्शाया गया। कौन कौन सी बातें? पहला है आपकी औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और पूर्ण रोजगार दिलाना। दूसरा है पूंजी, सामान और कामगारों के प्रवाह पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रित करना। बाहरी दुनिया के प्रभाव को क्या करना, नियंत्रित करना। अब आगे हमें पढ़ेंगे ब्रिटेन का वुड्स समझौता। ब्रिटेन का वुड्स समझौता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन की सहमति बनी। वुड्स क्या है, ब्रिटेन में एक जगह है, वो वहाँ पे सम्मेलन होता है, समझौता होता है। क्या होता है सम्मेलन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना होती है। कहाँ पे? वुड्स में विश्व बैंक की स्थापना होती है। और ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी, और ब्रिटेन की वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। अब नया अंतर्राष्ट्रीय आदेश क्या आया, अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहे, क्योंकि ये वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्या है नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश? ज़्यादातर विकासशील देशों में 1950 और 1960 के दशक में
पश्चिमी अर्थव्यवस्था के तेज विकास से लाभ नहीं हुआ। ज़्यादातर देशों को तेज विकास ज़्यादातर विकासशील देशों को 1950 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के तेज विकास से लाभ नहीं होता है और उसके बाद उन्होंने खुद एक समूह के रूप में संगठित किया, एक समूह का संगठन बनाया, एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश की मांग की, जिसके लिए G77 यानी कि G77 एक समूह था जिसमें क्या हुआ 77 देश उसमें शामिल थे। यह एक ऐसी प्रणाली थी जो उन्हें अपने सांस्कृतिक संसाधनों पर अधिक विकास सहायता, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य और विकसित देशों के बाजारों में उन्हें निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करेगी। अभी 2023 में हुआ था एक सम्मेलन G20 जिसमें क्या थे 20 देश शामिल थे। ठीक है, इसके बाद चीन में नई आर्थिक नीति। चीन पहले से ही बहुत चालाक था। देखिए, चीन जैसे देशों में मजदूरी बहुत कम थी। चीनी अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना ने इनके उत्पादों को सस्ता कर दिया। चीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश एक पसंदीदा स्थान बन गया और चीन की नई आर्थिक नीति विश्व अर्थव्यवस्था की तरह लौट आई। चीन की जो आर्थिक नीति है वो क्या कि विश्व अर्थव्यवस्था की तरह लौट आई। और इसके बाद पता है बहुराष्ट्रीय कंपनी, यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम बड़ी कंपनियां हैं जो एक ही समय में कई देशों में काम करती है। एमएनसी का विश्वव्यापी प्रसार 1905 और 1960 के दशक में एक उल्लेखनीय विशेषता थी, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकी व्यापार का विस्तार हुआ था। विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उच्च शुल्क लगाएंगे तो कंपनियां क्या कि खुद निर्माण करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढेगी। और क्या किया, इन्हें मजबूर किया गया, क्योंकि वो उतना टैक्स नहीं दे पाते थे, इसलिए खुद निर्माण करना शुरू कर दिया और एक नई शक्ति का उदय होता है। अब आता है वीटो एवं टैरिफ। वीटो क्या होता है? वीटो एक ऐसा कानून निकाय द्वारा किया गया प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार, यानी कि कोई कानून है उसको आप नहीं मानते हैं तो वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं कि हम इसको अस्वीकार करते हैं। जो हमारे देश में वीटो पावर लगाया जाता है किसी कानून के लिए संसद में। एक टैरिफ होती है। टैरिफ क्या होता है? एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला कर। आयात या निर्यात दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला कर प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है, अर्थात सीमा या हवाई अड्डे पर, यानी कि कस्टम टैक्स या सीमा या हवाई अड्डे पर जो टैक्स लगता था उसे क्या कहते हैं? दूसरे देश द्वारा लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। विनिमय दरें। विनिमय दरें क्या थी इसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को जोड़ती है। मोटे तौर पर दो प्रकार की विनिमय दरें होती है, एक निश्चित विनिमय दरें और एक क्या हुए अस्थायी विनिमय दरें। निष्कर्ष क्या निकलता है? पिछले 2 दशकों में दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत बदल गई है, क्योंकि चीन, भारत, ब्राजील जैसे देशों ने तेजी से आर्थिक विकास हासिल किया। क्या क्या? आर्थिक विकास हासिल किया। और हमारा अब समाप्त होता है। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको देखिए सीरीज में क्वेश्चन दिखा रहा है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन 100% आपको परीक्षा में बनने वाला है और इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को पा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन है देखिए, कारनावाला में कानला समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार का फैसला क्या था? सारे क्वेश्चन। अफ्रीका रिंडरपेस्ट का आना, सारे क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। देखिए सारे क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है, यहाँ से आप क्वेश्चन क्या करेंगे? प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हमारी वीडियो यहीं पर द एंड होती यानी कि समाप्त होती है। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक